देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उस वक्त की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और हॉस्टल में रहा करता था। मेरा घर मेरे हॉस्टल से 5 घंटे की दूरी पर था। मैं हर हफ्ते रविवार की छुट्टी के दिन अपने घर जाता था, लेकिन महीने में एक बार मैं अपने मामा के घर जाता था। उनके बेटे चंदन के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। शनिवार की क्लास खत्म होते ही मैंने अपना सामान बांधा और अपने मामा के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे मन में मामा और उनके परिवार और खासकर चंदन से मिलने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ एक विचित्र घटना होने वाली है जिस पर विश्वास करना मुझे आज भी बहुत मुश्किल लगता है। मेरे मामा एक छोटे से गांव किशनपुर में रहा करते थे। किशनपुर शहर से 7 घंटे की दूरी पर था। जब मैं किशनपुर पहुंचा तब तक बहुत रात हो चुकी थी। किशनपुर के बस स्टॉप से मामा जी के घर तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट तक एक कच्ची रोड पर पैदल चलना पड़ता था। उस दिन अमावस की रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं ठंड के मारे कांपने लगा। कुछ मिनट पहले बारिश हुई थी और पेड़ों की पत्तियों से पानी अभी भी टपक रहा था। मामा के घर तक जाने वाली कच्ची सड़क पर कीचड़ भर गया था। मैंने उस सड़क पर बड़ी सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सड़क सुनसान थी और आसपास कोई भी नहीं था। किशनपुर के लोग ऐसी ठंडी बरसातों की रातों में बहुत जल्दी सो जाते थे। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। कहते हैं अमावस की ऐसी काली रातों में इस रास्ते पर चलना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी और ठिठक कर रुक गया। फिर मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो उम्र में मुझसे 1-2 साल छोटी होगी। देखने में वो किसी कॉलेज की छात्रा लग रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वो भी मेरी ही तरह छुट्टियों में अपने घर वापस जा रहे थे। मैंने उसकी कई बातों को मजाक समझा और हंसने लगा। भला मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने उससे पूछा। मैं तो मर्द हूँ, डरना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो। क्या तुम्हें पता नहीं है? उसने कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ाए और फिर पूछा। ऐसी अमावस की रातों में कब्रिस्तान से कुछ अतृप्त आत्माएं बाहर निकलती हैं और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। वो तुम्हारा खून चूस लेती हैं और मार डालती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्द हो या औरत। उन्हें सिर्फ तुम्हारा खून चूसने से मतलब है। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ भी मीठी थी। मैं उसकी खूबसूरती की तरफ आकर्षित होता चला गया। अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है तो भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम आओ और मुझे घर तक पहुँचा दो। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैं ठहाके मारकर हंसने लगा। तो ये बात है। अब उसकी मंशा मेरी समझ में आई थी। असल में तुम्हें अकेले घर जाने में डर लग रहा था, इसलिए तुमने ये उल्टी सीधी कहानी सुनाकर मुझे डराना चाहा ताकि मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं। नहीं, वो मेरे एकदम से करीब आ गई और उसने कहा, मैं सच बोल रही हूँ। चलो ठीक है, मानी तुम्हारी बात। मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, फिर भी मैंने उसकी तसल्ली के लिए कह दिया, अब ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ उस तरफ। उसने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसके साथ बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही मन तो मैं उसे चाहने लगा था कि अगर उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताने का मौका मिल जाता तो अच्छा था। लो, आ गया मेरा घर। उस कच्ची सड़क पर थोड़ा आगे चलने के बाद उसने कहा, बस यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, अब मैं चली जाऊँगी। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आ सकता हूँ? मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
इतना कहकर वो वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। मैं थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर उसे देखता ही रहा। जब अंधेरे में वो कहीं ओझल हो गई तो मैं अपने मामा के घर की तरफ बढ़ गया। चंदन काफ़ी देर से मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। चंदन ने 10वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वो मामा के कामकाज में उनका हाथ बटाता था। खाना खाने के बाद हम दोनों बाहर बारामदे में बैठे। चंदू, क्या तुम किसी लड़की को जानते हो जो उस तरफ रहती है? मैंने हाथ से उस ओर इशारा किया जहां उस लड़की का घर था। देखने में तो किसी कॉलेज की स्टूडेंट लगती है। हमारे गांव की कोई लड़की तो कॉलेज तक पढ़ी ही नहीं है। आधी लड़कियों की तो शादी हो गई और बाकी आधी लड़कियों ने बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। चंदू ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन तुमने उस लड़की को देखा तो होगा ही, वो देखने में बहुत सुंदर है। लड़की के सुंदर होने की बात सुनकर चंदू को भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तुमने क्या बताया था? चंदू ने मुझसे पूछा। उसका घर किस तरफ है? उस तरफ। मैंने उंगली से इशारा किया। हे भगवान! चंदू ने अपना माथा पीटा और कहा, उस तरफ तो कब्रिस्तान है। और तुम जानते हो उस कब्रिस्तान का रहस्य क्या है? उस कब्रिस्तान में उन लोगों को दफनाया जाता है जिनकी मौत समय से पहले, या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, या फिर उनकी मौत समय से पहले हो गई हो। कहते हैं ऐसी अमावस की रातों में वो अतृप्त आत्माएं अपने कब्र से बाहर निकलती हैं और अपना अधूरा काम पूरा करती हैं, लेकिन अक्सर ये आत्माएं अपना रास्ता भटक जाती हैं और वापस अपनी कब्र तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वो इंसानों का सहारा लेती हैं जो उन्हें वापस उनकी कब्र तक पहुंचा सके। ये आत्माएं इंसाने का रूप धरकर हमारे सामने आ जाती हैं और हमसे मदद मांगती हैं। उनकी मदद ना करने पर वो इंसानों का खून चूसकर उन्हें मार डालती हैं। तुमने ऐसी ही किसी अतृप्त आत्मा को देखा होगा, क्योंकि कोई भी जीती जागती लड़की कब्रिस्तान में तो नहीं रहती होगी। चंदू की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। उस लड़की ने भी मुझे यही कहकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, मैंने हंसते हुए कहा। मेरी बात सुनकर चंदू डर के मारे कांपने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर के अंदर ले गया। कल सुबह मैं ये साबित कर दूंगा कि वो लड़की जिसे तुमने देखा था वो भूत ही थी। चंदू ने घर के दरवाजे को ठीक तरह से बंद करते हुए कहा। वो भला कैसे? मैंने अभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि भूतों के ना तो कदमों के निशान बनते हैं और ना ही उनकी परछाई बनती है। चंदू की ये बात सुनकर मेरी हंसी गायब हो गई। मुझे उस लड़की के बारे में एक विचित्र बात याद आ गई। मैं उसके साथ कच्ची सड़क पर जब चल रहा था तो हम स्ट्रीट लैंप के पास से होते हुए गुजरे। हमारे पीछे से आती स्ट्रीट लैंप की रोशनी से सड़क पर मेरी परछाई तो बन गई, पर उसकी नहीं बनी। लेकिन उस समय मैं उसकी खूबसूरती में और उसकी बातों की मिठास में इतना खोया हुआ था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने एक टॉर्च हाथ में लिया और चंदू को साथ लेकर उसी कच्ची सड़क की तरफ चल पड़ा। उस रात क्योंकि बरसात हुई थी और कच्ची सड़क पर कीचड़ भरा था, इसलिए किसी के भी पैरों के निशान साफ नजर आते हैं। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हमारे बाद कोई भी उस सड़क से नहीं गुजरा होगा। मैं और चंदू जब उस सड़क पर पहुंचे तो जो हमने नज़ारा देखा वो देखकर हमारे होश उड़ गए। उस पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मेरे जूतों के निशान साफ दिख रहे थे, पर उसके अलावा और कोई निशान नहीं थे। हम आश्चर्य के साथ एक दूसरे को ही देखते रह गए। तभी उस रात के सन्नाटे में किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। मैंने पहचान लिया कि वो आवाज़ उसी लड़की की है। जिसके बाद हम दोनों भागे और सीधे अपने घर आकर ही रुके। उस दिन मैं समझ गया कि हमारे आसपास ऐसी कई रहस्य छुपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। उस दिन के बाद मैंने कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना छोड़ दिया। खासकर अमावस की काली रातों में मेरे लिए तो उस रास्ते के बारे में सोचना भी असंभव था।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। टॉय ट्रेन में कालका से शिमला का टूर था। धीरज, उनकी पत्नी श्यामा, बेटा सूर्य और बेटी शिवी कालका शिमला पैसेंजर में कालका स्टेशन से बैठे और बहुत खुश थे। और चूंकि ट्रेन कालका से ही चलती थी, इसलिए ट्रेन में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रेन के छूटने का समय रात के 3:30 बजे का था और इतनी रात में लोकल ट्रेन में पैसेंजर कम ही होते हैं, खास रूप से सर्दियों के दिन में। और ये ट्रेन शिमला सुबह 9 बजे तक पहुंचा देती है। धीरज का मकान स्टेशन के पास में ही था। उनकी कालका में कपड़े की दुकान थी। रविवार का दिन था, दुकान बंद थी, बच्चों की छुट्टी थी, मौसम भी सुहावना था और ऐसी सूचना थी कि आज स्नोफॉल ज़रूर होना है। और बच्चों ने स्नोफॉल कभी देखा नहीं था, इसलिए शिमला घूमने का प्रोग्राम बन गया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि 9 बजे शिमला पहुंचने के बाद सारे दिन घूमकर शाम 6:45 बजे की ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर भी आ सकते थे। इसलिए ये ट्रेन उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक थी। ट्रेन कालका से ठीक 3:30 बजे छूट गई और जब ट्रेन टकसाल स्टेशन पहुंची तो सब अचानक से देखें कि शिवी ट्रेन में नहीं थी। ये देखकर सब परेशान हो गए कि शिवी अचानक कहाँ गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी काम से कालका में ही उतर गई हो और अचानक ट्रेन छूट जाने के कारण वो प्लेटफॉर्म पर ही रह गई हो। मगर इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकती है। उन्होंने पूरे डिब्बे में शिवी को खोजा और फिर ये सोचकर कि शायद टॉयलेट गई हो, उन्होंने टॉयलेट को भी चेक किया, मगर शिवी का कहीं पता नहीं लगा। और तब धीरज ने घबराकर तुरंत कालका के स्टेशन मास्टर को फ़ोन के द्वारा शिवी के गायब होने की सूचना दी। उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया कि मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की है और लाल रंग के फ्रॉक में है, लेकिन इस समय वो ट्रेन में नहीं है और मुझे डर है कि वो कालका स्टेशन पर कुछ खरीदने के लिए उतर गई हो और उसी समय ट्रेन छूट जाने के कारण वो गाड़ी में नहीं चढ़ पाई हो। शिवी के गायब होने की खबर कालका स्टेशन पर आग की तरह फैल गई और रेलवे का पूरा स्टाफ उसकी तलाश में निकल पड़ा, मगर शिवी का कहीं पता नहीं लगा। ट्रेन टकसाल से छूटकर गुम्मन आने वाली थी और जैसे ही गुम्मन स्टेशन आने को हुआ, अचानक शिवी हवा में तैरते हुए उस डिब्बे में आ गई और इस समय उसके हाथ में एक गुब्बारा भी था। धीरज, श्यामा, शौर्य और डिब्बे में बैठे सभी मुसाफिरों को बड़ी हैरानी हुई कि शिवी अचानक गायब हो गई और फिर इस तरह अचानक डिब्बे में कैसे आई और उसके हाथ में ये गुब्बारा कहाँ से आया। और इस समय सुबह के ठीक 4:02 हो रहे थे और शिवी के पूछने पर उसने जो बताया उसे सुनकर लोगों को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि जब ट्रेन कालका से छूटी तो उस समय एक गुब्बारे वाले को देखकर वो ट्रेन से उतर गई। उसकी जेब में 10 रुपए थे और उसने जैसे ही गुब्बारा खरीदा उसी समय ट्रेन छूट गई और वो स्टेशन पर ही रह गई। उसने आगे बताया कि ट्रेन छूट जाने पर वो रोने लगी और तभी एक औरत उसके पास आई और उसने उसको गोद में उठा लिया और हवा में उड़ गई और उसी ने उसे इस डिब्बे तक पहुंचाया। और जब उसने शुरू में उस औरत को देखा तो वो बहुत डर गई क्योंकि वो काफ़ी भयानक लग रही थी। और जब उसने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम डायन है, लोग उसे यही कहकर बुलाते हैं। डायन नाम सुनकर वो और भी डर गई, लेकिन वो तो बहुत अच्छी थी। उसने उसे आसमान की सैर कराई और इस डिब्बे तक पहुंचा दिया। लेकिन वो औरत कौन थी जिसने शिवी को कालका से उस डिब्बे तक पहुंचाया और वो भी आसमान में उड़ते हुए? इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।